आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन को हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख हम देखेंगे भाग 8 में है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। अधिकरण भाग 11 ये गलत है, भाग 14 ये होगा। राजभाषा भाग 17 ये सही है। इसमें मेरा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, यानी ए में 4 होगा। ए में 4। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है, यानी ए में बी में 3 होगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक, यहाँ पर लिख ले हम। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। 280 में वित्त आयोग और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो हम देखेंगे प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा कालानुक्रम कौन सा सही है। तो पहला होगा हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक 4/2 में दिया है। इसके बाद होगा प्रारूप समिति की नियुक्ति 4/1 दोनों में है। फिर इसके बाद देंगे भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी 2 4/1-2-3। ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हम देखेंगे अभिकथन ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधान मंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण आर है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधान मंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला देखेंगे हम, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा
किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा कूट सही होगा, आंसर होगा केवल 1। अगला हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी थी और ये 2009 से 14 के बीच बनी थी और ये बिहार के सासाराम से लोकसभा सांसद थी और जगजीवन राम की पुत्री हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे कि तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। जिसे 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता, ये सही है। इसे 25वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? आंसर होगा 15 वर्ष। अगला देखेंगे हम, नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी बातें सही हैं। तो इसमें हम देखेंगे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हमारा सही होगा 9 का बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन 10 हम देखेंगे, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ये गलत है। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये गलत है। ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला, तो इस तरह से हम देखेंगे कौन हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा आंसर सही होगा ए, केवल 2। 11 नंबर क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। सही बात है, प्रयोग ये सत्य है, ये वाला।
रीट जारी कर सकती है। अगला हम देखेंगे कथन 2, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 11 का ए, दोनों 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। सही बात है, सत्य है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये संसद के अधिवेशन में भी बैठ सकता है परंतु मतदान नहीं करता है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये गलत है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति का जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक पद पर बना रहेगा। इस तरह से हमारा आंसर होगा केवल 1 यानी ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सत्य है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। ये भी सत्य है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 13 का सी, दोनों 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। सत्य है। अगला हम देखेंगे कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। ये भी सत्य हैं। तो दोनों सत्य हैं, 1 और 2। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों का विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसमें दोनों सही है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 98 में लिखी गई है। अनुच्छेद 98। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देंगे नहीं है पे। पहला है, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। ये सत्य है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये गलत है। ये राज्य द्वारा होता है क्योंकि पंचायती राज या स्थानीय निकाय जो सब्जेक्ट है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय, केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बनाती है।
यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये भी सत्य है। डी है ए तथा सी, इसमें मेरा राइट आंसर होगा बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है, ये राज्य के द्वारा होता है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, तो हम देखेंगे पंचायतों के चुनावों का संचालन करता है कौन? राज्य व्यवस्थापिका, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, पंचायती राज। इसमें करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात सत्य है, सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम विधि माना जाए, नहीं, ये गलत है। इसने कहा डिस्ट्रिक्ट को, जिला को माना जाए, यानी जनपद को माना जाए। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ए, आंसर सही है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, ये होता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? इसमें देंगे स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, कायोत्तर विधि। इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, यातना के विरुद्ध निषेध। अनुच्छेद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो हम देखेंगे कि विभाग बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, पर्यावरण का संरक्षण, उद्योग प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान आय से। इसमें राइट आंसर होगा पर्यावरण का संरक्षण, कर्तव्य भी है और डीपी एसपी भी है, यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व दोनों है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। अगला है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, केवल 2 सही है, क्योंकि हम देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, जबकि 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है, इसलिए मेरा राइट आंसर होगा केवल 2। केवल 2 सही होगा इसमें। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसमें होगा यूनानी, शक, कुषाण। इसके बाद पहल्लव आए थे, यूनानी, शक से पहले पहल्लव, तब कुषाण आए थे। तो इसमें मेरा पहल्लव नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनानी, शक, कुषाण को लगाएंगे। इसमें मेरा राइट आंसर 23 होगा। तो हम थोड़ा देख लेंगे कि मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम यूनानी आए, यूनानी जो कि बैक्टीरिया के ग्रीक के रहने वाले थे। इन्हें प्राचीन ग्रंथों में यव कहा गया है या यवन कहा जाता था, और भारतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डिमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने 183 ईस्वी में, 83 ईसा पूर्व में, बीसी में साकल को अपनी राजधानी बनाया था। साकल को, जो डिमेट्रियस आया, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया,
और इसके बाद हम देखेंगे यूनानियों के बाद शकों का प्रवेश हुआ। शकों को हम सिथियन के नाम से जानते हैं, शकों को हम सिथियन कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश पर सिथियनों के बाद हिंद पार्थिया आए, जिसे हम पहलव कहते हैं, और पहलव के बाद में कुषाण आए, और कुषाणों का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, कनिष्क। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मिलिंद पनह राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ। तो ये हुआ था नागसेन के मध्य हुआ था। और ये जो मिलिंद पनह जो किताब है ये पाली ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। मिलिंद पनह को मिलिंद प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। और राजा जो मिलिंद है इसको मिनांडर कहते हैं, मिनांडर, और ये यूनानी शासक था। अगला देखेंगे चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था। तो ये था राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को भाग 2 के नाम से या भाग दूध के नाम से जानते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। वर्तमान स्थान देखेंगे तो निवासा जो है महाराष्ट्र में है। डिडवाना हम देखें राजस्थान में है। ए में 3, बी में हमारा हो जाएगा 4, ईसमपुर कर्नाटक में है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। तीसरा से हमारा राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो हम देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और इसकी उत्तरी सीमा देखा जाए तो मांडा था, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला में है। और पूर्वी सीमा मेरठ जिला में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। और दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो महाराष्ट्र का दैमाबाद है, महाराष्ट्र का दैमाबाद। और पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो पश्चिमी सीमा सुत का गेंडोर है जो कि पाकिस्तान में है, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। तो इस तरह समझेंगे पूर्वी सीमांत हमारा आलमगीरपुर होगा। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये सत्य है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, 29 का सी हमारा आंसर होगा। अब देंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक शैव से मिलित है। तो वैशेषिक पतंजलि योग दर्शन के हैं, जिसे संबंधित बाबा रामदेव भी हैं। मीमांसा जो है जैमिनी का है। न्याय दर्शन ये जो है सुमेलित है। न्याय उत्तर मीमांसा कणाद का है, ये गलत है, उत्तर मीमांसा कणाद का है। कपिल का जबकि सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देंगे, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत है, ये गलत है। वह 1608 ईस्वी में भारत के सूरत बंदरगाह पर आया, सूरत आया था। और ये हेक्टर नामक जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज समुद्री मार्ग से आया था। और सूरत से आगरा जो है ये स्थल मार्ग से आया। और जहांगीर से इसने तुर्की भाषा में बात किया था।
और ये तुर्की और फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। जब जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की, इंग्लिश खान। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा केवल 2, बी आंसर। 32 है, खरीदादार कौन था? तो खरीदादार हम देखेंगे फरमानों को भेजने वाला अधिकारी खरीदादार कहलाता था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। मीरात सिकंदरी हम देखेंगे तो हमारा होगा मीरात सिकंदरी गुजरात विजय का उल्लेख करता है और मीरात सिकंदरी के जो लेखक हैं उसका नाम है सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू। सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू ये जो हैं मीरात सिकंदरी के रचनाकार हैं और इसमें गुजरात विजय का उल्लेख है। अगला हम देखेंगे बुरहान ए मासिर जो है ये अहमदनगर का इतिहास का वर्णन करता है। बुरहान ए मासिर अहमदनगर के इतिहास का वर्णन, बहमनी के अहमदनगर के इतिहास इसमें लिखा हुआ है और इसकी जो रचना है सैयद अली तबतबा ने किया था। सैयद अली तबतबा ने किया था। जबकि हम देंगे रियाज उस सलातिन, ये जो है बंगाल में मुस्लिम शासन पर ब्रिटिश काल की पहली ऐतिहासिक किताब है जो 1788 में बंगाल में प्रकाशित हुई। इसे गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी ने लिखा। गुलाम हुसैन जैदपुरी ने लिखा और इसमें बंगाल के इतिहास का वर्णन है। अब रियाज उल इंसा हम देखेंगे कि रियाज उल इंसा जो हैं ये महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है और इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा 33 का ए हो जाएगा। ए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता सही है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी पत्नी गलत है, ये हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की माँ थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखी है। हुमायूं नामा अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ जो हैं ये 1740 से 1761 तक पेशवा थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 के बीच रहा। फिर नारायण राव हम देखेंगे कि नारायण राव जो हैं 1772 से 73 के बीच। फिर माधवराव प्रथम जो हैं 1761 से 1772 के बीच ये मराठों के पेशवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा
35 का हमारा कूट सही होगा डी सही होगा। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या समाप्त कर दिया? तो ये है जैनुल आब्दीन। जैनुल आब्दीन को अकबर, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर, और इसे वहाँ की जनता बुढ़शाह के नाम से जानती है, बुढ़शाह के नाम से पुकारती थी। और ये जो जैनुल आब्दीन जो हैं ये शाह मीर वंश से संबंधित थे और इसने जजिया और गौ हत्या पर जम्मू कश्मीर में रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बहुत अधिक साहित्यकार रहा करते थे और इन साहित्यकारों में जियाउद्दीन बर्नी, फिर देंगे शम्स ए सिराज और अजीजुद्दीन किरमानी रहा करते थे। तो अजीजुद्दीन किरमानी, जिसको अजीजुद्दीन खान भी कहते हैं, इन्होंने ये जो 300 पुस्तकें जो लाई गई संस्कृत की, इन पुस्तकों को दलायल ए फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया था। तो इसमें राइट आंसर होगा 37 का ए। संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ये हुआ मुहम्मद शाह के शासन काल में। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कवयित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो दयाबाई विनय मालिका सुमेलित है, सहजोबाई सहज प्रकाश सही है, गंगाबाई गणेश देवालीला ये सुमेलित नहीं है, सोन कुमारी स्वर्णवेली की कविता ये भी सुमेलित है। अब ये देखेंगे 40, निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखेंगे कि झांसी सुमेलित नहीं है। झांसी में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, बाकी सब सुमेलित है। ये झांसी सुमेलित नहीं है, होगा इसका इसका आंसर होगा 4 जून 1857। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। अगला देंगे, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसमें देंगे कि इंद्र नारायण द्विवेदी, ये जो है इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र दोनों ने मिलकर 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और सहजानंद सरस्वती जो हैं अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बनी उसके ये अध्यक्ष बनाए गए, और जबकि महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया, और एन.जी. रंगा आंध्र प्रदेश किसान सभा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन का हम अर्थ देखेंगे तो चिंतन होता है,
चिंतन मनन होता है। और अनुशीलन समिति देखेंगे 20वीं शताब्दी में बंगाल में एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी संगठन हुआ करती थी। और इस समिति का उद्देश्य जो है वंदे मातरम के प्रणेता और बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के बनाए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। यानी कि अनुशीलन समिति जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो ये किया गया 1919 का जो अधिनियम है 1921 में लागू हुआ था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं, नरेंद्र मंडल। अगला हम देंगे ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, सही है। तो इसमें मेरा राइट आंसर होगा सी, दोनों, एक तथा दो दोनों। तो रामास्वामी नायकर के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। रामास्वामी नायकर का पूरा नाम इरोड वेंकटा रामास्वामी है। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर हैं। और इन्होंने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने द्रविड़ कड़गम नामक आंदोलन भी चलाया था। और ये ब्राह्मणवाद और जातिवाद के विरोधी थे। और इन्होंने वायकोम विद्रोह भी किया था। वायकोम विद्रोह केरल में किया था। ये मंदिर में प्रवेश को लेकर के वायकोम विद्रोह हुआ था, केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में हुआ था। और रामास्वामी से जुड़े हुए व्यक्ति थे केपी केशव मेनन, टीके माधवन और के केलप्पन आदि जो थे रामास्वामी नायकर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगला हम देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। बी, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिक नेता कौन था? तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये बरेली से नेतृत्व किए थे। और ये बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से की थी, लखनऊ से। कुंवर सिंह बिहार आरा से। और नाना साहब जो हैं, नाना साहब कानपुर से किए थे। कानपुर से एक और नाम आता है तात्या टोपे, दोनों ने मिलकर किया था। तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से किए थे। इसके आगे हम देखेंगे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो हम देखेंगे होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। इस तरह से हम देखेंगे कि कालखंड की दृष्टि से मोपला विद्रोह सबसे अंतिम विद्रोह थी। और ये केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। और इसका नेतृत्व अली मुसलियार ने किया था, अली मुसलियार। और ये जो विद्रोह है सांप्रदायिक रंग ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो किसान थे
मोपला थे, मोपला मुसलमान थे, और जो वहाँ पर जमींदार थे नंबूदरी और नायर उच्च वर्गीय हिंदू थे यानी ब्राह्मण थे, जिससे ये विद्रोह क्या हुआ, जमींदारों और किसानों से शुरू होकर के हिंदू और मुस्लिम के रूप में सांप्रदायिक रंग ले लिया। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, शांति घोष। शांति घोष चटगांव शस्त्रागार से जुड़ी हुई थी। चटगांव शस्त्रागार, ये सूरसेन के साथ रहती थी। चटगांव शस्त्रागार से 2 महिलाएं थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष। सुनीति चौधरी और शांति घोष का नाम जो था चटगांव शस्त्रागार को लूटने के क्रम में आता था, और ये सूरसेन की संस्था से जुड़ी हुई थी। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा प्राणहिता। मंजरा जो नदी है गोदावरी से संबंधित है। हेमावती नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। प्राणहिता जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो हम देखेंगे कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। इसका हम कोड देख लेंगे। पाक को मार भगा दो, पाक को मार भगा दो। तो पी से होगा हमारा, पी से हमारा होगा पिंडर, पिंडर। ए से होगा अलकनंदा। पिंडर और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उसका नाम होता है के से कर्णप्रयाग। फिर अगला देखेंगे मार, एम से होगा मंदाकिनी, ए से होगा अलकनंदा, अलकनंदा, और आर से होगा रुद्रप्रयाग। यानी मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और भागा देखेंगे BHA जी, भागीरथी। ए से होगा अलकनंदा, अलकनंदा। ये 2 नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसका नाम पड़ता है, 2 से हो जाएगा देवप्रयाग, यानी पाग को मार भगा 2। तो थैंक यू साथियों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे वीडियो में जो भी कमियां हो आप उसे कमेंट के रूप में लिखें। थैंक यू साथियों।